नमस्कार दोस्तों, मैं यह देवेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी छात्र छात्राओं का आपके अपने चैनल अपनी ई पाठशाला पर। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके पास साइंस के एक नए टॉपिक प्रकाश से संबंधित घटनाओं में अपवर्तन की घटना को लेकर। जी हाँ, अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन कैसे होता है, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, इनसे संबंधित घटनाएं क्या हैं, अपवर्तन किन किन चीज़ों से संबंध रखता है, इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। इसके पूर्व यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और हम इस प्रकार के और भी वीडियोस आपके लिए ला सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी हाँ, प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या दिया है, किसी समांग माध्यम में प्रकाश की किरणें एक सरल रेखा में गमन करती हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या दिया है, किसी समांग माध्यम में प्रकाश की किरणें एक सरल रेखा में गमन करती हैं, परंतु जब प्रकाश की किरणें पारदर्शी माध्यम से, जी हाँ, परंतु जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो दोनों माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ पर वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये एक पृथककारी तल है, एक हमारे पास जो माध्यम है यह ऊपर का भाग हमारे पास, इसे हम पहला माध्यम मान सकते हैं, हम कुछ भी इसे मान सकते हैं। जैसे हमने मान लिया कि ऊपर हमारे पास क्या है, एयर यानी कि वायु, और नीचे का माध्यम हमारे पास जो है हम इसे कुछ भी मान सकते हैं, जल मान सकते हैं, कांच मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, और ये दोनों हमारे पास क्या हैं, पारदर्शी माध्यम हैं। अब जब प्रकाश की कोई किरण इस माध्यम से होते हुए दूसरे माध्यम में प्रवेश करना चाहती है तो फर्स्ट वह क्या करती है, इस पृथककारी तल पे पड़ती है, और यहाँ पे पड़ने के बाद जैसे वह दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाएगी, यानी कि इसको इस प्रकार से सीधा जाना चाहिए था, बट ये इस प्रकार से सीधा ना जाते हुए या तो ये इस साइड विचलित हो जाएगी या तो ये इस प्रकार से विचलित हो जाएगी। अतः प्रकाश किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उनके पथ में परिवर्तन की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो पूछा जाए आपसे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो हमारे पास इसकी सबसे जो सटीक डिफिनीशन निकल के आती है वो क्या है, प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उनके पथ में परिवर्तन की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जी हाँ, ये इतनी जो हमारे पास इसकी डिफिनीशन है, ये पूरी तरह से एकदम क्लियर और सटीक डिफिनीशन हमारे पास उपलब्ध है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास यह कोई पृथककारी तल है, अब ऊपर का जो हमारा यहाँ पर ये माध्यम है हमने मान लिया ये हमारा एयर हो गया, वायु हो गई, और नीचे जो हमारा है इसको हमने मान लिया वाटर या ग्लास, आप कुछ भी मान सकते हैं। अब प्रकाश की किरणें जब इस माध्यम से यानी कि वायु वाले माध्यम से जल वाले माध्यम में प्रवेश करेंगी तो बीच में जो उनका पृथककारी तल है, यानी कि ये चीज़ जो हमारे पास है क्या, ये पृथककारी तल है। अब जैसे ही प्रकाश की किरण यहाँ से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, जैसे कि इसको इस प्रकार से सीधा जाना चाहिए। इसको आप फिर से देख सकते हैं, ये हमारा मीडियम है पृथककारी तल, इस मीडियम से जब कोई किरण इस मीडियम में प्रवेश करेगी तो उसे इस प्रकार से सीधा जाना चाहिए था, बट होता क्या, वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित होती है, यानी कि वो इस प्रकार से निकल सकती है या फिर वो इस प्रकार से निकल सकती है। तो यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। और नोट यहाँ पर जो आप करना चाहें तो मेन जो पॉइंट हमारा यहाँ पर नोट करने के लिए क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है या भिन्न भिन्न होना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमारे पास है। आपसे पूछा जाए जो प्रकाश का अपवर्तन है उसका कारण क्या है, रीजन क्या है जिससे
प्रकाश की यह घटना हमारे पास होती है तो उसका मेन रीजन हमारे पास क्या है, प्रकाश की जो चाल है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, भिन्न भिन्न माध्यमों में उसकी चाल भिन्न भिन्न होती है, इसलिए क्या होता है, प्रकाश में यह अपवर्तन की घटना होती है। इसे हम इस फिगर के द्वारा भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो फिगर दिखाए गए हैं, आप देख रहे हैं M1 हमारे पास ये आपकी जो लाइन है ये पृथककारी तल है। तो इस पृथककारी तल में हमने क्या देखा, ऊपर का जो हमारा मीडियम है ये यहाँ पर वायु दे रखा है, यानी कि हमारे पास ये रेयर मीडियम विरल माध्यम है। नीचे जो हमें दे रखा है ये आपका मीडियम कौन सा है, यहाँ पे कांच है सघन, यानी कि डेंसर मीडियम है। तो जब प्रकाश की किरण, ये देखिए ये प्रकाश की किरण जब इस पृथककारी तल पर पड़ रही है और पड़ने के बाद जैसे ही वह दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसे इस वाले मार्ग से जाना चाहिए था, बट होता क्या है कि यह प्रकाश की किरण अपने मार्ग से ना जाते हुए इस मार्ग से विचलित हो जाती है और इस प्रकार से हम देख रहे हैं तो यह अपवर्तित होकर इस प्रकार से किरण आगे बढ़ती है। तो ये हमारी क्या है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। वहीं अगर हम दूसरे फिगर पे चर्चा करें तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर भी ये हमारे पास प्रकाश की किरण है जो इस प्रकार से आपतित होती है और इसको जाना चाहिए था इस मार्ग से, बट ये क्या है, इस मार्ग से अपवर्तित होकर आगे बढ़ जाती है। तो हम दोनों फिगरों में यह देख रहे हैं कि जो प्रकाश की किरणें हैं वह अपवर्तित होने के बाद अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं। जैसा कि यहाँ पर एक अभिलंब खींचा गया है तो इस फिगर में हमने क्या देखा कि अपवर्तन होने के बाद जो हमारी अपवर्तित किरण है वह अभिलंब की ओर झुकी होती है। ये किरण हमारी क्या है, अभिलंब की ओर झुकी होती है। और यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो यह जो हमारी किरण ये अभिलंब से दूर जाती हुई हमें दिख रही है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो कारण क्या है कि अपवर्तन की घटना के बाद कोई किरण अभिलंब के पास कब आती है और अभिलंब से दूर कब जाती है। तो यहाँ पर इसका जो मेन कारण है वो क्या है, अलग अलग माध्यम। जी हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि वायु विरल माध्यम है और कांच यहाँ पे सघन माध्यम है, बट इस फिगर में यही चीज चेंज हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास जहाँ पर वायु भी थी अब क्या हो गया है, कांच हो गया है, और जहाँ पर कांच था यहाँ पर देखिए ये क्या हो गई, वायु हो गई है। यानी कि निष्कर्ष हमने क्या निकाला, तो हमने ये निष्कर्ष निकाला कि जब कोई प्रकाश की किरण रेयर मीडियम से, जी हाँ रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में प्रवेश करेगी, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, तो वह सदैव अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। और यदि वहीं पर कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, यानी कि डेंसर मीडियम ऊपर है और रेयर मीडियम नीचे है, तो सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह सदैव अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी या अभिलंब से दूर जाएगी। इन दोनों चीजों को हमने इस फिगर के माध्यम से समझ लिया है। अपवर्तन की घटना किस प्रकार से घटित होती है इसको हम इस फिगर के माध्यम से घटित होते हुए समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस घटना को। तो इस वीडियो में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक किरण है जो कि आपतित किरण है, यहाँ से चलती हुई और इस पृथक कार्यतल पर पड़ती है और पड़ने के बाद आगे निकल जाती है। ये देखिए ये प्रकाश किरण हमारे पास आ रही है। अब यहाँ पर ये पड़ती है, इसको जाना तो चाहिए था इस मार्ग से, ये जो मार्ग है एकदम सीधे, बट होता क्या है जैसे ये पृथक कार्यतल पर पड़ती है इस जगह पर, और ये देखिए ये क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और आगे की ओर निकल जाती है। तो यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर दो प्रकार के मीडियम हैं। पहला मीडियम हमारे पास यहाँ पर है और दूसरा मीडियम हमारे पास ये है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, यानी कि आपतित किरण है, यहाँ से आ रही है, और ये हमारी क्या होती है, यहाँ पे पड़ने के बाद जब अपने तल से इस पृथक कार्यतल से आगे बढ़ती है तो अपने मार्ग से मुड़ जाती है और इस प्रकार से आगे गुजरती है। और हम क्या देख रहे हैं कि यह यहाँ पर अभिलंब की ओर
झुक जाती है, ये हमारा क्या होता है, अभिलंब है। ये हमारा क्या है, नॉर्मल यानी कि अभिलंब है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो हमारा यहाँ पे कोण बन रहा है, ये हमारा इंसिडेंट एंगल आई हो जाएगा, और ये जो हमारा बनेगा कोण क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे तरीके से अपवर्तन की यह घटना समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कोई प्रकाश की किरण जब पृथक कार्यतल पर पड़ती है तो किस प्रकार से आगे अपने मार्ग से विचलित होती हुई निकल जाती है। तो शायद अब सभी को यह अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अपवर्तन की घटना किस प्रकार से घटित होती है। तो आइए बढ़ते हैं इसके बाद अपवर्तन के नियमों के ऊपर। अपवर्तन के नियम कितने होते हैं और क्या होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। जी हाँ, इन दोनों नियमों को यहाँ पर हम क्रमशः चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा करते हैं फर्स्ट नियम पर। फर्स्ट लॉ हमारा क्या है, प्रथम नियम हमें क्या दिया है, अपवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसा कि हमने आपको परावर्तन का नियम जब पढ़ाया था तो हमने वहीं पर आपको बताया था कि अपवर्तन का नियम और परावर्तन का यह नियम दोनों सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है, जहां पर हमारे पास हम यहाँ पढ़ रहे हैं अपवर्तित किरण, वहीं परावर्तन में हम पढ़ते हैं क्या, परावर्तित किरण। बाकी जितनी भी चीजें हैं, जो भी शब्द हैं, एक जैसे सेम टू सेम यही होते हैं। तो हम इस चीज़ को इस फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास प्रकाश की किरण आती है, यहाँ पर पड़ी और पड़ने के बाद इस प्रकार से अपने मार्ग से विचलित होती हुई आगे निकल गई। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये हमारी जो किरण है ये आपतित किरण है। तो आपतित किरण, ये हमारी अपवर्तित किरण और ये हमारा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये हमारा वो तल है जहाँ पर तीनों बिंदु एक ही तल में होते हैं। इसे हम अपवर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अपवर्तन के द्वितीय नियम पर, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जी हाँ, द्वितीय नियम में हमें क्या बताया गया है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण। तो आपतन कोण हमारा क्या होता है, हमने भी आपको बताया, ये हमारे पास प्रकाश की किरण जैसे यहाँ पे पड़ती है और पड़ने के बाद अपने मार्ग से विचलित हुई और आगे निकल गई। अब यहीं पर हम क्या करते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं। अब ये जो हमारा एंगल बनता है इसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण आई कहते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, आपतन कोण आई की ज्या तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या। अब ये हमारा जो एंगल यहाँ पे ये क्या हमारा अपवर्तन कोण आर का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपतन कोण यानी कि इंसिडेंट एंगल आई और अपवर्तन कोण रिफ्रैक्टेड एंगल आर, इन दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है और इस नियतांक को हम n या म्यू कुछ भी मान सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि द्वितीय नियम में हमारे पास एक फार्मूला दिया है, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू नियतांक या कांस्टेंट। या इस नियम को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, हमारे पास जो आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई, ये समानुपाती होती है किसके, अपवर्तन कोण आर के। तो ये हो जाएगा साइन आर। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल टू होते हैं, समानुपाती होते हैं। इस चीज को हम फिर से लिख रहे हैं एक बार, इधर जगह कम पड़ रही है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन आर। अब ये जो हमारा प्रोपोर्शनल टू का साइन है, जब ये हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन आई इक्वल टू, इसके हटने से एक नियतांक आता है और उसे एम एन म्यू कुछ भी मान सकते हैं, हो जाएगा साइन आर। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं साइन आई
और ये वैल्यू जब इधर आएगी तो अपान में हो जाएगी और यहाँ पे क्या बचेगा, केवल n। तो यही चीज हमें यहाँ पर दी गई है कि साइन I अपान साइन R इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमारा अपवर्तन का सेकेंड नियम है, रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ है। और इस नियम को हम स्नेल के नियम से भी जानते हैं। जी हाँ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया बोर्ड पेपर में, स्नेल के नियम से आप क्या समझते हैं। तो कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि स्नेल के नियम से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे हमें अपवर्तन के प्रथम नियम के बारे में या द्वितीय नियम के बारे में नहीं पूछता, वो सीधा पूछता है कि स्नेल का नियम क्या होता है। तो अपवर्तन के द्वितीय नियम को ही हम स्नेल के नियम से जानते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं। आगे हमें यहाँ पर दिया है, इस नियतांक को प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जी हाँ, इसे हम प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसे n या म्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा इसके दोनों ओर प्रथम व द्वितीय माध्यम का संकेत लिखा जाता है। तो ये हमारा रहा अपवर्तन का द्वितीय नियम और प्रथम नियम। इसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं पर। जी हाँ, यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं नोट, ये बहुत जरूरी है हमारे पास समझना, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट नोट में हमें क्या दिया है, जब प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर लंबवत आपतित होती है। जी हाँ, जैसे हमारे पास पृथककारी तल है और प्रकाश की किरण इस पर लंबवत सीधी एकदम इस प्रकार से आपतित होती है, इस पर पड़ती है, तब क्या होता है। तो हमें क्या दिया है, तो प्रकाश की किरण पृथककारी तल पर बिना विचलित हुए, जी हाँ, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, अर्थात अपवर्तन की घटना घटित नहीं होती है। इस स्थिति में आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R का मान 0 यानी कि 0 होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें पॉइंट दिया है कि यदि हमारे पास ये पृथककारी मीडियम है और इस पर प्रकाश की किरण एकदम सीधा लंबवत आपतित होती है तो यह किरण अपवर्तन के बाद सीधा निकल जाती है। इस प्रकार से ये किरण एकदम सीधी निकल जाती है, यानी कि यहाँ पर अपवर्तन की घटना घटित ही नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर I और R दोनों के मान क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे यहाँ पे पास है, इसको आप याद रखें। वहीं सेकेंड नोट में यह क्या दिया है, सेकेंड पॉइंट क्या दिया है, जब दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक समान हो। जी हाँ, दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक समान हो तो अपवर्तित किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। यानी कि जब मीडियम हमारे पास सेम होंगे तब भी जो हमारी अपवर्तित किरण होती है वह विचलित नहीं होती है, अपने मार्ग से मुड़ती नहीं है, सीधी निकल जाती है, अर्थात अपवर्तन की घटना यहाँ पर भी घटित नहीं होगी, अपवर्तन की घटना घटित नहीं होती है। जैसे कि हम ये मानते हैं कि ये हमारा पृथककारी तल है, तो ये जो मीडियम है हमने मान लिया ये भी हमारा एयर है और ये भी हमारा एयर है, दोनों माध्यम समान है, यानी कि इनके अपवर्तनांक सेम है। अगर यहाँ पे जो इसकी हमारी वैल्यू होती है n, वो दोनों के लिए सेम हो जाए तो इस कंडीशन में अपवर्तन की घटना घटित नहीं होती है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आज की क्लास कैसी रही इस पर आप हमें अपने विचार जरूर बताएं। यदि यह क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।